मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। इराक के मोसुल शहर में अगवा किए गए 40 भारतीय लोगों के परिजन परेशान है। घर वालों का इनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा। अगवा हुए लोगों में अधिकतर पंजाब के हैं। इराक में सुन्नी चरमपंथियों के गुट ISIS पर इन भारतीयों को अगवा किए जाने का शक है। विदेश मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगे 40 भारतीयों के अगवा होने की पुष्टि कल ही कर दी थी। मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कल कहा था कि अगवा भारतीयों को कहां रखा गया है ये पता नहीं चल पाया है और न ही फिरौती की मांग हुई है। इराक में अगवा हुए और वहां फंसे लोगों के कई परिवार आज दिल्ली पहुंचकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से शाम 5 बजे मिलने वाले हैं। मुलाकात से पहले सुषमा स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। पंजाब के अमृतसर से कुछ लोग विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। लोगों को उम्मीद है कि उनके अपनों को इराक से सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार पहल करेगी। अमृतसर के कई परिवार इराक में फंसे अपने लोगों की सलामती के लिए बेहद परेशान हैं। ये परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं कि इनके अपनों को कोई इराक से वापस पंजाब पहुंचा दे। गुरुद्वारे में ये लोग रोज जा जाकर मन्नतें भी मांग रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर जिले के जैतपुर में गुरदीप सिंह का परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गुरदीप की मां का कहना है कि इराक में रह रहे उसके बेटे से उसका कई दिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इराक में जिन 40 भारतीय नागरिकों का अगवा किया गया है उनमें होशियारपुर के भी कुछ लोग हैं। इस इलाके से 9 लोग इराक गए थे जिनके अगवा होने की आशंका जताई जा रही है और इनके परिवार वाले सत्ते में हैं। होशियारपुर के चिरनकला बंगला गांव में भी एक परिवार सदमे में है। कारपेंटर का काम करने गए एक शख्स के बारे में परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। 15 जून के बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। पंजाब के कपूरथला के मुरार गांव के गुरबिंदर सिंह का परिवार भी उनकी सलामती के लिए परेशान है। गांव में गुरबिंदर का परिवार किसी अनहोनी की आशंका से घबराया हुआ है। इराक में काम करने वाले अमृतसर के निशान सिंह के परिवार को बेहद घबराहट है। निशान मोसुल शहर में काम करते थे। अनहोनी की आशंका से निशान की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार के औरंगाबाद जिले का एक परिवार भी इराक संकट का दंश झेल रहा है। इस परिवार का मुखिया कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। अनहोनी की आशंका से निशान की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार के औरंगाबाद जिले का एक परिवार भी इराक संकट का दंश झेल रहा है। इस परिवार का मुखिया कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। 11 जून को उसके परिवार से आखिरी बार बात हुई थी। हालात बिगड़ने के बाद से उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। इराक में केरल के कोट्टायम के एक परिवार की 3 लड़कियां भी फंसी हुई हैं। तीनों नर्स की नौकरी के लिए वहां पर गई थी। इराक में कुल 46 नर्सें फंसी हुई हैं। इनकी सलामती को लेकर घर वाले परेशान हैं। लखनऊ का एक परिवार इराक में मुश्किल हालात के बीच जान बचाकर वापस लौटा है। इन लोगों ने इराक के खौफनाक हालात बयान किए। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि अभी भी कई भारतीय ऐसे हैं जिनकी जान वहां दांव पर लगी हुई है। उधर इराक में संकट गहराता जा रहा है। ISIS के लड़ाके राजधानी बगदाद के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। आतंकियों ने बगदाद के कई शहरों को पहले से ही कब्जे में ले लिया है। आतंकियों के इस तांडव के आगे इराक सरकार भी बेबस नजर आ रही है। इराक ने अमेरिका से इन आतंकियों के खिलाफ हवाई हमले करने की अपील की है। इस बाबत अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समीक्षा बैठक भी की। ISIS के आतंकियों ने देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। बगदाद से 210 किलोमीटर दूर स्थित बैजी रिफाइनरी पर मोर्टार और बंदूकों से हमला किया गया। आतंकियों के इस हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इस ऑयल रिफाइनरी के बंद होने से भारत में तेल की किल्लत हो सकती है। भारत जिन देशों से सबसे ज्यादा तेल मंगवाता है उनमें इराक दूसरे नंबर पर है। केंद्र सरकार के दबाव के बाद एक और राज्यपाल का इस्तीफा हुआ है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त ने इस्तीफा दे दिया है। कल रात ही उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन से इस्तीफा देने को कहा गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने उन्हें इस्तीफे के लिए फोन किया, लेकिन नारायणन ने कह दिया कि जब तक उचित अथॉरिटी न कहे वो इस्तीफा नहीं देंगे। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को गुजरात का राज्यपाल बनाया जा सकता है। गुजरात के मौजूदा राज्यपाल कमला बेनीवाल पर भी केंद्र ने इस्तीफे का दबाव बनाया हुआ है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को भी राज्यपाल बनाने की तैयारी है। सूत्रों से खबर है कि केशुभाई पटेल को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा सकता है।
बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। विधायक बारी बारी से वोट डालने आ रहे हैं। 3 सीटें यहां पर खाली हैं, लेकिन जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव निर्विरोध चुने जा चुके हैं। वहीं जेडीयू के बाकी 2 उम्मीदवारों को आरजेडी ने समर्थन दिया है। जेडीयू को जिस क्रॉस वोटिंग का खतरा था वही हुआ भी। सूत्रों से खबर है कि जेडीयू के 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जगह निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए वोट डाले। पटना विधानसभा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए हो रही वोटिंग के दौरान हंगामा भी हुआ। वोटिंग के लिए लाइन में खड़े बीजेपी और जेडीयू के विधायकों के बीच में इस दौरान कहासुनी भी हो गई। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। बीएसपी ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए सदन के अंदर बवाल मचाया। विधान परिषद में भी हंगामा बरपा, जिसके चलते विधान परिषद को घंटे भर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। आंध्र प्रदेश विभाजन के बाद विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलवाएंगे। 20 जून को विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके अगले दिन राज्यपाल ESL नरसिम्हन विधानसभा और विधानसभा परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 23 और 24 जून को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने मोदी की तारीफ करते हुए उनकी तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से की है। उन्होंने कहा कि निक्सन की तरह मोदी उभर सकते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी में चीन और पाकिस्तान के विवाद सुलझाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि जैसे निक्सन ने ही चीन में अमेरिकी व्यापार के लिए दरवाजे खुलवाए थे, वैसे ही मोदी चीन और पाकिस्तान के मामले में भारत के निक्सन साबित हो सकते हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले जयराम रमेश के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि जयराम रमेश ये बता सकते हैं कि उनके इस बयान के क्या मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में करीब 20 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे, जिनमें आधे कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में हिमाचल प्रदेश से एक चेहरे को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं राजस्थान से 2 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा शिवसेना से भी 2 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि उत्तराखंड से भगत सिंह कोश्यारी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर जेपी नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं मिलती तो उन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। रेल बजट की तैयारी को लेकर आज रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में सभी जोनल मैनेजर, DRM, रेलवे बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में रेल किराए समेत बाकी मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। ऐसे भी रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने पहले संकेत दिए थे कि रेल किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। संसद का बजट सत्र 7 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 25 जुलाई तक चलेगा। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा और 9 जुलाई को रेल बजट पेश किया जाएगा और आम बजट 11 जुलाई को पेश होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के समूह यानी GOM को खत्म करने के आदेश दिए। सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता और मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि यूपीए सरकार के 80 मंत्रियों के समूह को खत्म किया जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव टोपनो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। गुजरात कैडर के 1996 बैच के IAS अफसर टोपनो PM दफ्तर में डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव नयन चौबे की प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। नियुक्ति रद्द करने का कारण नहीं बताया गया। उन्हें 13 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्त किया गया था। रेप के आरोपों से घिरे केंद्र सरकार में मंत्री निहाल चंद मेघवाल पहली बार कैमरे के सामने आए। उन्होंने किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा देने वाले हो क्या? क्यों? मैं क्यों दूंगा? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। पार्टी की मीटिंग में मनोहर जोशी ने उद्धव के नाम का प्रस्ताव रखा। साथ ही बैठक में इसी साल महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। गाजियाबाद ACJM कोर्ट ने MNS सुप्रीमो राज ठाकरे के खिलाफ दायर एक याचिका के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। राज ने बिहार के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कई बार समन भेजने पर भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जापान के दौरे पर नहीं जाएंगे। सूत्रों से खबर है कि बजट सत्र के बाद ही वो जापान का दौरा करेंगे। बजट सत्र के अगस्त के पहले हफ्ते के करीब खत्म होने के आसार हैं। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। वो अब 44 साल के हो गए हैं। राहुल गांधी विदेश में है, लेकिन दिल्ली में उनके जन्मदिन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार तैयारी की है। राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर, बैनर तैयार किए गए हैं। साथ ही आतिशबाजी भी की जा रही है।
दिल्ली में सरकार बनाने की अटकलों को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बनाएगी। सरकार बनाने को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, कोई सरकार वगैरह नहीं बना, ऐसी कोई मीटिंग नहीं, कोई अटकलें नहीं, न कोई चर्चा। सरकार बनने का अभी तक कोई प्रस्ताव है, न कोई चर्चा हुई। कल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जल्द चुनाव करवाने का प्रस्ताव पास किया। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में हुई पार्टी विधायकों की बैठक में फैसला हुआ। बीजेपी पर पद और पैसे का लालच देकर आम आदमी पार्टी को तोड़ने का आरोप भी लगाया गया। कल आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की तरफ से उन्हें पैसे और पद का लालच दिया गया था। उधर दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने खरीद फरोख्त के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हताशा में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ऐसे आरोप लगा रही है। कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, कोई जोड़ तोड़ नहीं। हमारे सामने दोनों ही ऑप्शन हैं। हम सरकार में भी जा सकते हैं और हम चुनाव में भी जा सकते हैं। बीजेपी पर लगे आरोप को आम आदमी पार्टी से निकाले गए विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने अरविंद केजरीवाल की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को संपर्क करना होता तो मुझसे करते। बिन्नी ने बीजेपी को सशर्त समर्थन देने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी अगर प्रयास करती तो हो सकता है सबसे पहले मेरे से बात करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी किसी भी शख्स ने मुझसे बात नहीं की। मुझे लगता है 3 लोग जो आरोप लगा रहे हैं ये कहीं ना कहीं अरविंद की साजिश हो सकती है। अरविंद ने एक प्लान करके इनसे कहा होगा कि आप इस तरह की बातें कहें। जेडीयू विधायक शोएब इकबाल का कहना है कि बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, नहीं तो अगर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है तो इसको सोचना चाहिए कि बीजेपी ना आए किसी भी तरीके से सरकार बनाए। दिल्ली के इकलौते निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाने की जो पहल की है वो स्वागत के लायक है। ये बहुत अच्छी पहल है जो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उन्होंने बोला है। जो बीजेपी बोल रही है सरकार बनाने के लिए, इससे दिल्ली की जनता पर फिर से बोझ नहीं पड़ेगा इलेक्शन का, और ये अच्छी पहल है। मेरा समर्थन बीजेपी को है, मोदी जी की सरकार। आम आदमी पार्टी नए कानूनी पचड़े में फंस गई है। मामला इतना गंभीर है कि केजरीवाल की पार्टी की मान्यता रद्द भी हो सकती है। पार्टी की मान्यता लेने के लिए 100 लोगों के हलफनामे की जरूरत होती है और इसी हलफनामे में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए गए हलफनामे में 2 लोग ऐसे हैं जो जनराज पार्टी के सदस्य हैं और इन दोनों ने जनराज पार्टी से इस्तीफा भी नहीं दिया था। जनराज पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की और आम आदमी पार्टी की सदस्यता रद्द करने की अपील की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अफ्रीकी महिलाओं से बदसलूकी के आरोप में उन पर 10 अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। ये सिफारिश न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में की गई है। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने व्यापम घोटाले में कल सूबे भर में ताबड़तोड़ अभियान चलाते हुए 125 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पीएमटी घोटाले में मध्य प्रदेश पुलिस ने इंदौर में छापेमारी कर 15 छात्र छात्राओं को हिरासत में लिया। एसटीएफ के मुताबिक 171 स्टूडेंट्स पीएमटी फर्जीवाड़े में शामिल हैं। पीएमटी घोटाला मामले में मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस ने छापा मारकर 12 छात्रों को हिरासत में लिया। पीएमटी भर्ती घोटाले में एसटीएफ की टीम भोपाल में इन छात्रों से पूछताछ करेगी। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 15 जून को भोपाल में लक्ष्मीकांत शर्मा को पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। विपक्ष के नेता सत्यदेव कटारा ने शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इस घोटाले को बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला करार दिया है। व्यापम घोटाले में खनन कारोबारी और बीजेपी नेता सुधीर शर्मा की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी और जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय शंकर मेहता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी है। शिवराज ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। पीटी पीएमटी की परीक्षाओं में पैसे लेकर लोगों को नौकरी दिलवाई गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है, यहाँ आलू प्याज के दाम नहीं बढ़ेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक अहम बैठक की जिसमें आलू प्याज के दाम को काबू में रखने के लिए कई फैसले किए गए। ये फैसला हुआ कि दिल्ली के सफल स्टोर में आलू प्याज का स्टॉक दोगुना किया जाएगा। नाफेड से दिल्ली सरकार की तरफ से प्याज खरीदने के लिए कहा गया है।
दिल्ली में 60 से 70 मोबाइल वैन के जरिए आलू प्याज बेचा जाएगा। उपराज्यपाल की बैठक में जमाखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला हुआ। इसके लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली के लोगों को अखबार के जरिए रोजाना आलू प्याज के दाम की जानकारी मिलेगी। प्रीति जिंटा आज देर शाम इंडिया वापस आ सकती हैं। आने के बाद वो पुलिस में अपना बयान भी दर्ज करवाएंगी। प्रीति जिंटा ने ट्वीट कर किंग्स 11 पंजाब के अपने शेयर बेचने और अमेरिका में शिफ्ट होने की अटकलों को खारिज किया है। प्रीति ने लिखा कि मीडिया में लगाई जा रही अटकलों से मैं हैरत में हूं। न मैं अपनी हिस्सेदारी बेच रही हूं, न ही अमेरिका में बसने जा रही हूं। इससे पहले प्रीति जिंटा और नर्स वाडिया विवाद मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया था जब नर्स वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। शिकायत के बाद नुस्ली वाडिया के सेक्रेटरी के पास धमकी भरे कॉल और एसएमएस आए हैं। नुस्ली वाडिया को मिली धमकी में एक लड़की को परेशान न करने की बात कही गई है। बात न मानने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई। कॉल में लड़की का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि ये कोई और नहीं बल्कि प्रीति जिंटा है, जिनका नर्स वाडिया के साथ विवाद चल रहा है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा है कि नस्ली वाडिया के सहयोगी के फोन पर धमकी भरे कॉल और एसएमएस की भी जांच होगी। मारिया ने कहा कि वॉइस बैंक से आवाज की जांच भी करवाई जाएगी। इस मामले में धारा 506(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मंडी हादसा मामले पर आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार नई रिपोर्ट दाखिल करेगी। पिछली रिपोर्ट को नाकाफी बताते हुए कोर्ट ने सरकार से नई रिपोर्ट देने को कहा था। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने हादसे के शिकार छात्रों के कॉलेज को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। माना जा रहा है कि आज हैदराबाद का इंजीनियरिंग कॉलेज भी इस मामले में अपना पक्ष रख सकता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी से कल 2 और छात्रों के शव बरामद हुए थे। अब तक 10 छात्रों के शव बरामद हो चुके हैं। अभी भी 14 छात्रों का पता नहीं चला। 8 जून को हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र ब्यास नदी में बह गए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स 4 साल का करने को लेकर डूटा आज कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला है। डूटा का आरोप है कि कुलपति ने नियमों की अनदेखी कर 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स लागू करवाया है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कर्नाटक की एक लड़की से रेप का मामला सामने आया है। कर्नाटक का ही एक शख्स नौकरी का झांसा देकर उसे दिल्ली लेकर के आया और यहां उसे रेप किया। आरोपी लड़की को लेकर कई हिल स्टेशन भी गया था। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी ने लड़की का अबॉर्शन भी करवाया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं गैंगरेप मामले के आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। सीबीआई इन आरोपियों का नार्को ब्रेन मैपिंग और लाइव डिटेक्टर टेस्ट चाहती है। इन टेस्टों पर आरोपियों की सहमति के लिए इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश किया जाना है। सीबीआई इन आरोपियों का नार्को ब्रेन मैपिंग और लाइव डिटेक्टर टेस्ट चाहती है। इन टेस्टों पर आरोपियों की सहमति के लिए इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली के पटेल नगर में एक बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त महिला घर पर अकेली थी। पुलिस को शक है कि लूटपाट का विरोध करने पर महिला की हत्या की गई है। दिल्ली के बख्तावरपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी, साला और ससुर को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। चारों की ही मौत हो गई है। गोली क्यों मारी गई इसका पता नहीं चल पाया। 30 साल के सोनू के साले तरुण की बारात निकलने वाली थी, तभी सोनू वहां पहुंचा और ससुर, साले और पत्नी को मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। दिल्ली के करावल नगर इलाके में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है, जिसमें 5 लोग घायल हो गए जबकि 1 की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। दिल्ली के करोल बाग में कारोबारी पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पैसे के लेन देन को लेकर एक कारोबारी ने दूसरे बिजनेसमैन पर जानलेवा हमला किया था। वो अपने साथ कई गुंडे भी लेकर आया था। इस हमलों में कारोबारी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में इंसेफ्लाइटिस से बुधवार को 4 और बच्चों की मौत हो गई। जिले में अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं इंसेफ्लाइटिस से बीमार 46 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। बिहार के बगहा में पुलिस ने एक नर्सिंग होम पर छापा मारा। यहाँ एक फर्जी डॉक्टर मरीजों का इलाज करता था। पुलिस की सूचना मिलते ही आरोपी डॉक्टर भाग गया। पुलिस को इस नर्सिंग होम के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी। यूपी पुलिस के सिपाही अब राइफल की जगह रिवॉल्वर लेकर ड्यूटी करेंगे। यूपी सरकार ने यह आदेश दिया है। प्रोजेक्ट की शुरुआत राजधानी लखनऊ से होगी, जहां पहले चरण में 5,500 सिपाहियों को रिवॉल्वर दी जाएगी। झारखंड के सिमडेगा में नक्सली संगठन पीएलएफआई की गन फैक्ट्री और ट्रेनिंग कैंप को पुलिस ने ध्वस्त किया है। झारखंड पुलिस ने कैंप से गन बनाने की मशीन, जनरेटर, बम और हथियार बनाने के सामान बरामद किए हैं।
दिल्ली वालों को आज भी राहत की फुहारें नसीब हो सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होगी। साथ ही 20 और 21 जून को भी दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश के चलते भागीरथी, भीलंगाना, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ते देख बाढ़ की आशंका से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दुर्लभ प्रजाति के लाल रंग के सांप पकड़े गए हैं। तस्करी के चलते इनकी प्रजाति खतरे में पड़ गई है। चीन और थाईलैंड में इन सांपों की काफी डिमांड है।